अब बॉन्ड और डिबेंचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक नंबर 3 है हमारा ये, ठीक है। देखो इतना समझ में आया कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर ना बेटे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ, पॉइंट नंबर 2 क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड एंड डिबेंचर्स एंड द शेयर एंड डिबेंचर्स। बहुत सिंपल सा है, अगर आपने हमारा ये इशू ऑफ द शेयर का लेक्चर देखा हो तो ये डिफरेंस बहुत आसान रहने वाला है। देखो मैंने आपको बॉन्ड भी एक तरीके से क्या होता है, पब्लिक से पैसा रेज करने का साधन है, जैसे डिबेंचर है, जैसे शेयर है, काम एक ही है, बट फीचर क्या हो जाती है कि जैसे मैं कहूँ, जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो क्या कर सकती है, इक्विटी इशू कर सकती है, कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो बॉन्ड इशू कर सकती है, कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो डिबेंचर इशू कर सकती है। देखो सबकी कोई ना कोई खासियत है, सबकी कोई ना कोई कमियां है, राइट। इसकी कमी मेन पता है क्या है कि यहाँ पर जो ऑनरशिप है ना, ऑनरशिप है वो डाइल्यूट होती है। मीन्स की जहां पर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर मेरे पास एक पिज्जा है, ठीक है, उस पिज्जे के ऊपर पहले 2 ही व्यक्ति का अधिकार था। मैंने कहा कि मैंने इक्विटी शेयर को इशू कर दिया, क्योंकि इक्विटी को क्या बोला जाता है, ओनर ऑफ द कंपनी, राइट। मैंने क्या किया, और इक्विटी इशू कर दिए, मैंने 2 की बजाय मेरे कंपनी के अंदर 4 शेयर इक्विटी शेयर होल्डर कर दिए। मीन्स कि पिज्जे के ऊपर क्या है, अब 4 व्यक्तियों का अधिकार है। पहले 50-50% अधिकार हो रहा था, अब वहां पर 25%, 25%, 25%, 25%। मीन्स कि पहले जिसको 50 मिल रहा था, अब उसको कितना मिल रहा है, 25%। तो इक्विटी को यूज करने का नुकसान ये है कि एक तो ये डाइल्यूशन बहुत, मतलब जो ओनरशिप होती है वो लोगों के हाथ से बहुत ज्यादा स्लिप हो जाती है, निकल जाती है। दूसरा इसका मेन कारण था कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, क्योंकि इनको इशू करने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। ये मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, क्योंकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सभी चैप्टर्स को कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना ही नहीं है, राइट। अच्छा, कॉस्ट की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा होती है, हमारा खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं डिबेंचर्स की बात करूं, डिबेंचर्स में मैंने क्या किया कि ये जो कंपनी की यहाँ पर हमें बेनिफिट तो होता है, इंटरेस्ट का बेनिफिट होता है, बट यहाँ पर हमें किसी भी तरह की कोलेटरल नहीं रखनी पड़ती। मीन्स कि हमें जो शेयर होल्डर्स है ना, उनको हम किसी भी तरह का सिक्योरिटी पॉइंट नहीं देते कि हाँ तुम सिक्योर हो, तुम हमारी एसेट से सिक्योर हो। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए रिस्क हो जाता है कि इनको हमें फिक्स्ड क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। और जब हम फिक्स इंटरेस्ट देते हैं, हाई इंटरेस्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी के लिए कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा होता है और रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कोर्ट में अगर मूव हो जाएंगे तो कंपनी की जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल नीचे गिर जाएगी। तो कंपनी इस डर से डिबेंचर्स को भी इशू नहीं करती है। अब बात कर ली जाए तो बॉन्ड की। बॉन्ड कौन इशू करता है? पहली बात तो ये आपकी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज करती है या फिर गवर्नमेंट इशू करती है। जब कंपनी को बॉन्ड पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट को बॉन्ड पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करती है? बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड पे क्या होती है? रिस्क भी कम होता है, इसको देखने के हिसाब से, इसको देखने के हिसाब से ये मॉडरेट होता है, और इसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, वो भी कम होता है। अब मैंने आपको बताया रिस्क और रिटर्न के बीच में आपका अपोजिट रिलेशनशिप है। अगर आपका रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी, सॉरी अपोजिट नहीं है, सॉरी फॉर दैट, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर आपका रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा होगा, अगर आपका रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम होगा, है ना। अब यहाँ पे रिस्क ज्यादा था कंपनी होल्डर्स के लिए, राइट, बट क्या है यहाँ पर? क्या है यहाँ पर? आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं, यहाँ पे क्या होने वाला है? लो होने वाली है। अरे माय गॉड, यहाँ लो होने वाली है, बट यहाँ पर क्या है? पैसा बहुत ज्यादा बचेगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये बिल्कुल बीच का काम बन जाता है। दूसरा, इसको गवर्नमेंट इशू करती है, और गवर्नमेंट इशू करती है वो भी विद द सिक्योरिटी के साथ। ये सिक्योर्ड बॉन्ड होते हैं, राइट। तो पढ़ो इसको, क्या कहते हैं कि बॉन्ड इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वेयर द इन्वेस्टर लैंड, जो भी पर्सन है वो क्या करते हैं? अपने पैसे को उधार में देते हैं कंपनी को, लैंड द मनी टू द कंपनी या फिर गवर्नमेंट को एक डिफाइंड पीरियड के लिए, ठीक है। जो बोरोवर है, मींस की जो जिसने पैसा उधार लिया है, वो कंपनी भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है। वो क्या करती है? उनको एक रेगुलर बेसिस पे उनको इंटरेस्ट की पेमेंट करती है, ठीक है।
अच्छा, डिबेंचर्स को मैंने बताया ये भी एक लॉन्ग टर्म का इंस्ट्रूमेंट है, इशू करती है कंपनी, इशू करती है, बट ये यूजुअली क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक एसेट्स के साथ उस पर्सन को बैकअप नहीं दिया जाता कि हाँ तुम्हारा बैकअप है ये। ठीक है, तो इसके बीच में डिफरेंस क्या है कि बॉन्ड क्या होते हैं आपके सिक्योर्ड होते हैं, ये अनसिक्योर्ड होते हैं। इसको इशू कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, यहाँ पर केवल कंपनी करती है। अब देखो जब भी कोई चीज सिक्योर्ड ज्यादा होगी ना, उसका रिस्क ज्यादा कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा वो भी कम होगी, राइट। ये दोनों चीज इसके साथ लिंक हो रही है। अगर कोई कंपनी क्या सॉरी अगर कोई सिक्योरिटी जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उसके लिए सिक्योर नहीं है, तो वहां पे आपका रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, हाई होगा, राइट। अच्छा, आप किससे सिक्योर होने वाले हैं, किसी भी स्पेसिफिक एसेट्स के थ्रू। अगर मैंने कहा कि मान लीजिए कंपनी वालों ने, गवर्नमेंट ने कहा कि ये बिल्डिंग आपकी सिक्योर के लिए है, अगर हम पैसा नहीं दे पाए तो आप इस बिल्डिंग को सेल करके क्या कर लेना, अपने पैसे की रिकवरी कर लेना। तो कुछ टाइम कंपनी उस बिल्डिंग को पूरे लाइफ टाइम तक, जब तक ये डिबेंचर है ना जिनको सिक्योर किया हुआ है इसके लिए, उस बिल्डिंग को टच तक नहीं कर सकती। टच दैट मीन्स उसको सेल कर नहीं सकती, इसको मैं रिडक्शन नहीं कर सकती, मीन्स कि इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है कंपनी को अगर वो सिक्योर्ड है। बट यहाँ पे तो कोई कोलेटरल हो ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स कैसे हैं, ये इस तरीके के इन्वेस्टर्स है, इस बॉन्ड के अंदर उस तरीके के लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं जो कि रिस्क टेकर नहीं होते हैं। मीन्स कि जो ये चाहते हैं कि मैं कम से कम अपने रिस्क को कम कर सकूं, ठीक। अब अगर मैं कहूँ कि डिबेंचर कैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर कैसे होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। मीन्स कि जो ज्यादा रिस्क लेने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं, वो हमेशा क्या चाहते हैं कि हाँ हम इतना रिस्क बियर कर सकते हैं। बट बॉन्ड वाले जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं ना, लोगों कहेंगे कि नहीं नहीं इतना रिस्क कहाँ लेंगे, हमें तो सिक्योरिटी चाहिए। तो इसीलिए बोला गया है यहाँ पर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं और यहाँ पर रिस्क टेकिंग पर्सन होते हैं। क्या इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। और यहाँ पर बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है अगर कंपनी क्या हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाए, यहाँ पर थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में कम दी जाती है। उम्मीद करेंगे कि आपको बॉन्ड और डिबेंचर्स के बीच में बिल्कुल अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में डिफरेंस को। अब देखो शेयर और डिबेंचर में फटाफट पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऊपर जो मैंने बताया था इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑनरशिप दी जाती है, कॉस्टली होते हैं, इनके ऊपर हमें डिविडेंड पे करना पड़ता है, राइट। इनके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, डिविडेंड पे करना पड़ता है। और डिबेंचर्स वालों को तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, एज इनको क्रेडिटर माना जाता है, राइट। क्रेडिटर दैट मीन्स कंपनी इनको क्या मानती है कि हमने इन लोगों से लोन लिया हुआ है। समझ पा रहे हैं। तो देखो ऑनरशिप किसके पास होती है, क्या शेयर होल्डर के पास होती है, नहीं। ये शेयर होल्डर के पास होती है, यस, बट डिबेंचर होल्डर के पास होती है नहीं, क्योंकि उनको तो लोन ट्रीट किया जाता है, उनको तो क्रेडिटर माना जाता है, राइट। बट ये पार्ट ऑफ ओनर होते हैं कंपनी के, ठीक है। एक जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया ना उतने हिस्से की वो ओनरशिप होते हैं, ठीक है। इनको क्या मिलता है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। इनको क्या मिलता है, फिक्स रेट ऑफ द इंटरेस्ट मिलता है। क्या इनको फिक्स रेट ऑफ द डिविडेंड मिलता है, नो। अगर बात की जा रही है इक्विटी की, अगर बात की जाए प्रेफरेंस की, तो उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, बट इक्विटी को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है। अगर रिस्क के बारे में बात की जाए तो कौन ज्यादा रिस्क उठाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स उठाते हैं, क्योंकि ये उनको सबसे कंपनी के आखिरी में बचा हुआ पैसा मिलता है। ये आखिरी में मैंने बताया कि सबसे आखिरी में बचा हुआ पैसा मिलता है, सबसे पहले किसको मिलता है, डिबेंचर्स होल्डर को। सो सिंपल। तो लोअर रिस्क उनको होता है, वोटिंग पावर किसको होता है। अब जितना ज्यादा कोई रिस्क उठाएगा, मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इनको वोटिंग राइट दिया जाता है, राइट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जब मैंने डिबेंचर का मतलब समझाया था मैंने, ठीक है। तो इनको हैविंग अ वोटिंग राइट मिलता है, पर इनको किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं मिलता है। रीपेमेंट की अगर बारे में बात की जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर की कभी भी रीपेमेंट का टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता। रीजन क्या है, क्योंकि वो कंपनी के ऑनर है, जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक वो उसके अंदर उन्हें जरूरी है कि वो पार्टिसिपेट करते रहेंगे, ठीक है। इन प्रॉफिट में से हिस्सा बचा तो उनको रेगुलर बेसिस पे दे दिया जाएगा, अदरवाइज वो भी नहीं दिया जाता उनको, ठीक है। बट इनकी क्या होती है, मैच्योरिटी डेट क्या होती है, फिक्स्ड होती है, राइट। क्या यहाँ पे कोलेटरल होती है, यहाँ पे कोलेटरल नहीं होती, यहाँ पर हो भी सकती है, नहीं भी होती, मोस्ट ऑफ क्या है, ना ही होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्टेबिलिटी, मीन्स कि किसको परमिशन है भाई कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को। अब मैंने ऊपर टाइप ऑफ डिबेंचर्स में समझाया था, क्या याद है, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, दिस इज द 7 पॉइंट एंड द 8 पॉइंट। कन्वर्टेबल का मतलब क्या है कि अगर कंपनी के जो शेयर होल्डर चाहें अपने आप को डिबेंचर होल्डर से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो
शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स के डिबेंचर्स के पैसा हम एज इट इज उसको इक्विटी के अंदर कन्वर्ट या फिर प्रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। बट इक्विटी शेयर होल्डर को किसी भी तरह का राइट नहीं। आप कुछ इस तरीके से इसको याद कर सकते हो कि इक्विटी सबसे ऊपर होता है, उसके बाद प्रेफरेंस होता है, उसके बाद डिबेंचर होता है। डिबेंचर वालों को दोनों में कन्वर्ट करने का पूरा राइट है, इसी तरीके से प्रेफरेंस वाले को दोनों में कन्वर्ट होने का पूरा राइट है। बट इक्विटी वाला इतना बड़ा होके छोटों में नहीं जाएगा, वो कुछ इस तरीके से कर सकते हो यार, ठीक है। यहाँ पर ये भी टॉपिक हो जाते हैं फिनिश। देन अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। दिस इज द प्रोसीजर फॉर कॉलिंग द मनी फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर से पैसे मंगवाने की प्रोसेस सेम एज इट इज है जैसे कि हमने इशू ऑफ द शेयर में डिस्कस किया था। क्या मैं यहाँ पे टिक लगा दूं कि हमारा थर्ड पॉइंट पे क्लियर हो चुका है? यस। तो चलो प्रोसेस को समझते हैं।